Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, ओलिगोस्पर्मिया आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है बेसिकली कि आपके जो स्पर्म काउंट होते हैं, जो आपके शुक्राणु होते हैं, वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाते हैं। इसी को हम लोग क़िल्लत किरम मनी या फिर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। देखिए, ओलिगोस्पर्मिया आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो रहने सहने का तरीक़ा है, खाना पीना जो आजकल जो चलता है, चाइनीज़ फूड काफ़ी ज़्यादा है ना, फ़ास्ट फूड खाते हैं हम लोग, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का जो कल्चर है, तो इस वजह से आजकल ओलिगोस्पर्मिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ओलिगोस्पर्मिया अगर आपको हो जाए तो आपको करना क्या चाहिए, ओलिगोस्पर्मिया कितनी ख़तरनाक बीमारी है इसके बारे में हम बात करेंगे, और किस तरीक़े से इसका इलाज आप लोगों को करना चाहिए। ओलिगोस्पर्मिया का जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, किस पैथी में आप इसको ट्रीट करा सकते हैं, और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में भी, है ना। डिटेल में हम कल की वीडियो में बताएंगे उस सक्सेस स्टोरी के बारे में कि विदिन 2 मंथ्स कैसे लोगों के अंदर ओलिगोस्पर्मिया नॉर्मल होता है। ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। आप लोगों को हम गाइड करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप ओलिगोस्पर्मिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी समझ में आ गया कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है कि स्पर्म काउंट का नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल लेवल से कम होना। नॉर्मल रेंज क्या है? मोर देन 15 मिलियन पर ml, है ना। मोर देन 15 मिलियन पर ml अकॉर्डिंग टू WHO ये स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल होता है। अगर इससे कम है तो फिर आपको है ओलिगोस्पर्मिया। आजकल लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही ओलिगोस्पर्मिया डिटेक्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये करते हैं कि वो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं। आजकल सारी चीज़ें बहुत ही प्लान के साथ की जाती हैं। तो इसी तरीके से जब शादी होती है तब भी वो लोग बेबी के लिए प्लान करते हैं कि अभी हम 1-2 साल एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ सेटल करेंगे, अर्निंग का सोर्स बेहतर करेंगे, लाइफ जब अच्छे से सेट हो जाएगी उसके बाद हम लोग बेबी प्लान करेंगे। आजकल इस तरीके से बेबी प्लान किया जाता है। आमतौर पे होता क्या है कि ये 2-3 साल जो है ऐसे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। उसके बाद जब वो लोग बेबी प्लान करते हैं तब वो ट्राई करते रहते हैं, महीनों पे महीने गुजरते चले जाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती हैं। जनरली ऐसा ही होता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो यही कहते हैं कि शादी को तो हमारी 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमने पहले 3 साल हमने ट्राई ही नहीं किया, प्लान नहीं किया, 2 साल से हम लोग परेशान हैं। आमतौर पे इस तरह की बातें लोग हमसे किया करते हैं। जब कई महीने गुजर जाते हैं, जब उनको ट्राई करते हुए कई महीने गुजर जाते हैं, तब जा कर के वो खुद से ही, चूँकि आजकल लोग जानते हैं इन चीज़ों को, तो खुद से ही जा कर के वो सीमेन एनालिसिस कराते हैं। जब उनका काउंट आता है कम, ये काउंट आ जाता है नील, यानी कि एजोस्पर्मिया हो जाता है, या फिर कम आता है यानी कि ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी। आप लोगों को अगर ओलिगोस्पर्मिया डिटेक्ट होता है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एक बात तो ये। दूसरी बात, वो क्या करते हैं, घबरा करके, परेशान हो करके इधर उधर के चक्करों में ज़्यादा पड़ जाते हैं। ओलिगोस्पर्मिया अगर आपको डिटेक्ट होता है, ओलिगोस्पर्मिया के अगर आप पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, तो आप लोगों को इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ना है। मतलब क्या है इसका? देखिए, मार्केट में आप पता कर लीजिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए 70-75 तरह की दवाएं आपको मिल जाएंगी। बहुत दवाएं इसके लिए हैं, दुनिया भर की दवाएं अवेलेबल हैं मार्केट में, और लोग क्लेम करते हैं कि आप ये दवा खा लीजिए, स्पर्म काउंट आपका बढ़ जाएगा। और हो सकता है बढ़ता भी हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन को हम गलत नहीं कह रहे हैं, हो सकता है उससे काउंट बढ़ता भी हो, लेकिन आपको इस तरह से डायरेक्टली स्पर्म काउंट को बढ़ाने की मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी है। ये गलत तरीक़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परेशान नहीं होना है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है, अपना लाइफस्टाइल डिस्टर्ब नहीं करना है ना, डेली वर्क, अपना डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं करना है। सारी चीज़ें नॉर्मल चलती रहनी चाहिए। और ओलिगोस्पर्मिया कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं जो बहुत ही अनकॉमन है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप अगर बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो मोर देन 15% लोगों में, उसी बस के अंदर, एक बस के अंदर मोर देन 15% लोगों में ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, तो आपको इससे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, जो इसका सही तरीक़ा इलाज है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो क्या है कि आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया आपके अंदर हुआ क्यों है, ये जानने की आपको कोशिश करनी है। इसको कहते हैं हम लोग असल सबब का पता लगाना, कि असल सबब क्या है, रीज़न क्या है, कोज़ क्या है, ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया अगर फाइंड हो रहा है, तो हो सकता है आपके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है आपके अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकता है आपके अंदर वेरिकोसील हो सकता है आपके अंदर कोई दूसरा कोज़ और सबब हो सकता है आपके अंदर जो है जो ब्लॉकेज का इशू हो जाता है, ब्लॉकेज है ना, कुछ भी हो सकता है। इवन कुछ लोगों में जो है मैच्योरेशन अरेस्ट का इशू हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप हो जाता है। अगर इस तरह की सिचुएशन है और आप मेडिसिन खा रहे हैं डायरेक्टली स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, तो आप खुद सोचिए कि क्या होने वाला है। स्पर्म काउंट थोड़ा बहुत हो सकता है उन मेडिसिन के नतीजे में बढ़ जाए। बहुत सारे पेशेंट रिपोर्ट्स लेकर आते हैं कि हमने 5 महीने तक ये दवा खाई थी, मेरा काउंट थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन फिर से कम हो गया, फिर से नील हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि आप लोग असल सबब को नहीं जानते हैं, असल कोज़ को नहीं जानते हैं और डायरेक्टली स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वक्ती तौर पे, टेम्परेरी बेसिस पे थोड़ा बहुत इन्हेंसमेंट आपको दिखता है स्पर्म काउंट में, लेकिन जैसे ही उसके सबब ख़त्म होते हैं, जैसे ही उसका असरात जो होते हैं मेडिसिन के ख़त्म होते हैं और जो सबब और कोज़ है वो हावी और गालिब आ जाता है और फ़ौरन ही स्पर्म काउंट आपका कम हो जाता है, दोबारा से कम हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है और इधर उधर के चक्करों में ना पड़ के जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं आपके नियरेस्ट, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं प्रॉपरली, वहाँ पर आपको इसकी डायग्नोसिस बनवानी है और फिर उन्हीं से इसका सही से ट्रीटमेंट लेना है। कि अगर आपके अंदर वेरिकोसील है तो आप पूछिए कि उनके यहाँ वेरिकोसील का क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट आपको अवेल करना है। अगर आपके अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी है, अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपके अंदर जो है ब्लॉकेज के इश्यूज़ हैं, सेमिनल वेसिकल्स जो हैं आपकी वो ब्लॉक हैं, तो फिर उसको ओपन करने की क्या तरकीबें हो सकती हैं, सर्जन से आपको कंसल्ट करना है। इस तरीके से प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट इसका करना है ओलिगोस्पर्मिया का। तो इंशाल्लाह ये जो ओलिगोस्पर्मिया है ये आपका क्योर हो जाएगा और परमानेंटली क्योर हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर आप सही से सारी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो। ये परमानेंट हम सोल्यूशन बता रहे हैं आपको। इसी तरीके से अभी एक पेशेंट हमारे पास आए थे, उनको काफ़ी टाइम हो गया था उनकी शादी को, बहुत परेशान थे, बहुत पैसे इधर उधर वो खर्च कर चुके थे ऑलरेडी। पता नहीं उनको हमारे बारे में कहीं से पता चला, रेफरल मिला उनको, तो वो हमारे पास विज़िट किए। 2 महीने के ही ट्रीटमेंट के बाद उनका अल्हम्दुलिल्लाह काउंट बिल्कुल नॉर्मल के आसपास हो गया है। उनका जो काउंट था 0.2 मिलियन पर ml आ रहा था, 0.2 मिलियन। सोचिए कितना कम है ये काउंट, है ना। ये सेम बिल्कुल एज़ोस्पर्मिया की तरफ केस उनका कन्वर्ट होने वाला था। वो हमको मिले और अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स में ही अच्छा खासा काउंट उनका आ चुका है। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम उनके बारे में, उनकी रिपोर्ट्स के साथ आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरीके से वो हमारे पास आए थे और अभी की सिचुएशन क्या है और किस तरीके से हमने इलाज किया, किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल किया, क्या हमारी डायग्नोसिस रही इस पेशेंट में। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, आप लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ये सारी इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ होते हैं ये आपको मिलती रहें और आप लोगों को इनसे फ़ायदा होता रहे। तो आज की इस वीडियो से आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा जो बातें हम बताना चाहते थे ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, कि ओलिगोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट किस तरीके से आप करना है और इसका जो कामयाब इलाज होता है ओलिगोस्पर्मिया का या एज़ोस्पर्मिया का, वो कामयाब इलाज हमने जिस तरीके से इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हमने देखा है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, इसके अलावा हमने किसी पैथी में ऐसा इलाज आज तक देखा ही नहीं है। ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया का अभी मॉडर्न साइंस में अगर देखें तो वहाँ पर कोई भी इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और जितना ये जो कॉजेज़ और सबब हमने बताए हैं, इनका तो कोई भी इलाज मॉडर्न साइंस में है ही नहीं। ना ही वेरिकोसील का कोई इलाज है, ना ही टेस्टिकुलर एट्रोफी का कोई इलाज है, ना ही आपका अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस के लिए होता है, परमानेंटली होता ही नहीं है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन हर्बल और नेचुरल दवाओं के नतीजे में क्या होता है कि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ये परमानेंटली आपका क्योर होता है।
टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो नॉर्मल आता है, FSH, LH, है ना, इस तरह के जो हार्मोन्स हैं जिनका आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल और भूमिका होती है, बेसिकली वो सारे के सारे नॉर्मल होते हैं और ये सब परमानेंटली नॉर्मल हो जाते हैं आपके। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही रहेगी कि अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है, ज़ोस्पर्मिया है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। आप अपने नियरेस्ट अच्छे यूनानी फिजिशियन से कंसल्ट करिए, यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको इसका ज़रूर मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपकी क्योर हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो सब आपकी समझ में आई होगी और आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।